ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। आपके लिए दोबारा एक योजना लेके हाजिर हुए हैं। योजना एज इन जो गवर्नमेंट की मैगजीन योजना आती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी योजना अल्टीमेट एक ही होनी चाहिए कि एग्जाम हमें क्लियर करना है बाय हुक और क्रुक। तो गाइस, एक चीज समझिएगा कि ये मैगजीन इंपॉर्टेंट क्यों होती है। नंबर वन इसकी एक गवर्नमेंट का सोर्स होता है। आप जो करंट अफेयर मैगजीन्स को कवर करते हैं, वो करंट अफेयर मैगजीन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वी जस्ट कैन नॉट से दिस। लेकिन ये जो करंट अफेयर मैगजीन्स हैं, इनमें से क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कोई भी ऐसा टॉपिक जो इन मैगजीन्स में भी कवर हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी कवर हो रहा है, करंट अफेयर मैगजीन्स में भी कवर हो रहा है, गवर्नमेंट साइट्स पे भी कवर हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर हो रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। उसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। अगर करंट अफेयर्स उठाने तो सबसे पहले वो वाले करंट अफेयर्स उठाइएगा जो गवर्नमेंट सोर्सेज में आ रहे हैं, जिनके ऊपर बात चल रही है, जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। सो आज इस योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका टाइटल है आर इकोसिस्टम। अप्रैल मंथ की योजना है एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट योजना। मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूं जब भी योजना करवाता हूं कि ये योजना इंपॉर्टेंट है, इस योजना में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस योजना की बात करें, इसका एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत होलिस्टिकली बात की गई है वेस्टर्न घाट्स के बारे में, सेक्रेड मैनग्रोव्स के बारे में, सुंदरबंस के बारे में, योर इकोसिस्टम इन इट्स एंटायरिटी। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा की गई है और इसमें ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी बात की गई है। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप इसको करके जा रहे हो, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपको ज्योग्राफी मॉड्यूल को और स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। तो ये स्किप करने वाली योजना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। आप भी अपने एंड पे जब रिवीजन करेंगे योजना की, जो कि जल्दी हो जाएगी मेरे लेक्चर के बाद, तो उसमें आप भी ख्याल रखिएगा कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और थोरली अपने नोट्स में उसको चाहे लिख लीजिएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं योजना मैगजीन एनालिसिस अप्रैल 2024। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं एग्जाम को एक बढ़िया तरीके से क्रैक करना, इन द सेंस कि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई कमी ना हो, तो आप हमारे फ्री डेमो सेशंस लगाइए और आप हमें अपना साथी बना सकते हैं इस प्रिपरेशन में। ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट द बैचेस एज वेल। उसके अलावा आप ये भी जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर कैसे सही बैठेगा, टॉकिंग अबाउट द स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो लेट अस टॉक फर्दर। सो जियोलॉजिकल इकोसिस्टम की यहां बात हो रही है। कुछ जनरल पॉइंट्स है जिनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड हैज अ रिच जियोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द माइटी हिमालयस व्हिच आर वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड टू लो लाइंग कोस्टल प्लेन्स ओवर। अच्छा, ये हमें सारी चीजें पता है कि हमारे यहाँ हिमालयस है, हमें पता है यहाँ डेजर्ट भी है, हमें यहाँ पता है यहाँ पर कोस्टल रीजन भी है, हमें ये भी पता है इंडियन ओशन भी है। तो वी नो रॉक्स, वी नो अबाउट के हमारे यहाँ फर्टाइल प्लेन्स भी मिलते हैं। लेकिन यहां से फैक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी खैर सभी को पता ही होगा। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज मार्क्ड बाय द मैजेस्टिक हिमालयस। वी नो दिस। सो जिस चीजों के बारे में हमें पता है उस पर फोकस नहीं करेंगे, नई चीजों के बारे में फोकस करेंगे। अब यहां बात की जा रही है कि इंडिया हैज अ लैंडस्केप व्हिच इज मार्क्ड बाय द मैजेस्टिक हिमालयस। वी नो हिमालयस इन नॉर्थ व्हिच हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूनिक कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। टू द साउथ ऑफ द हिमालयस लाइज द वास्ट अलुवियल ट्रैक्ट। ये भी हमें पता है फर्टाइल प्लेन्स के बारे में, फाउंड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस सच एज गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। ये भी हमें सारी चीजें पता है। सो इन जनरल यहां बात हो रही है जो आप अपनी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हो, जब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हो, तो इसके ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। आगे चलते हैं। सो सी, ये कुछ फैक्ट है। वो क्या है कि इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7500 किलोमीटर। फैक्ट तो ये भी हमें पता है, बट ये फैक्ट अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करोगे तब भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, आगे मैगजीन में ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात नहीं हो रही है। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। So it is bordered by the Arabian Sea to the west and Indian Ocean to the south and Bay of Bengal to the east. We know this. So not, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। The Thar Desert is located in the northwest part of India, which is a vast arid region with rolling sand dunes, sparse vegetation. Okay, fine. So हिमालयस के बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड जो सेपरेट कर रही है इंडियन लैंडमास को फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन लैंडमास को तिब्बतन प्लेट्यू के से सेपरेट कर रही है। और आपको अच्छे से पता है तिब्बतन प्लेट्यू में अब अभी मई जून महीना चल रहा है, यहां पर तिब्बतन प्लेट्यू का क्या हाल होगा, कैसे वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगा एंड कितनी ज्यादा वो विंड्स को अट्रैक्ट करेगा,
एंड उसके अलावा जो इंडियन लैंडमास है उसको तिब्बतन प्लेट्यू से सेपरेट कौन कर रहा है? हिमालय कर रहे हैं। ये आप एटलस में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके गाइस, so it has been formed by collision of the Indian plate with the Eurasian plate. Okay fine. अब हिमालय फॉर्म कैसे हुए? अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडियन प्लेट collided with the Eurasian plate resulting in the formation of large fold mountain. तो हिमालयस की बात करें, हिमालयस आर स्टिल राइजिंग, वो आज भी बढ़ रहे हैं। एंड हुआ क्या था? कन्वर्जेंस मैकेनिज्म है दो प्लेट्स का, नंबर वन इज यूरेशियन प्लेट एंड नंबर टू इज इंडियन प्लेट। सो ये दोनों प्लेट जब आपस में कन्वर्ज कर रही थी तो एज अ कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिला? फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिले। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे पास इंडिया में हिमालयस हैं एंड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हमारे पास इंडिया में कौन से हैं जी? अरावलीज हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट। So it runs from west north to east southeast direction in the form of an arc for about 2400 kilometers extending across 5 Southeast Asian nations. So 5 Southeast Asian nations. Its width varies from 350 kilometers in west to 150 kilometers in the east. So यहाँ वेस्ट में जो इसकी विड्थ है वो ज्यादा है, ईस्ट में जाते जाते विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल माउंटेन रेंजेस, नेमली कौन कौन से? शिवालिक्स, लोअर हिमालयन रेंज और जिसको हिमाचल बोलते हो आप, द ग्रेट हिमालयन रेंज और हिमाद्री एंड द तिब्बतन हिमालयस फ्रॉम द रेंज ऑफ हिमाद्री। सो ये सारी चीजें एनसीईआरटी वाली ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। बस 2-3 पॉइंट, 1-2 पॉइंट यहाँ पर हमने जो देखे वो यहाँ पर हमें अलग लग रहे थे तो हमने उसको मेंशन किया। सो हॉट स्प्रिंग्स जियोथर्मल एनोमलीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। एनीवे, सो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, so northern plains also referred to the great plains of India is one of the most extensive alluvial tracts in the world. So इंडियन फिजियोग्राफी की बात करें तो हमें पहले हिमालयस नजर आते हैं। हिमालयस में भी वेरियस रेंजेस है जहां हमने यहां देख लिया कि कौन कौन से रेंजेस के बारे में बात हो रही है। शिवालिक के बारे में बात हो रही है, हिमाचल के बारे में बात हो रही है, हिमाद्री के बारे में बात हो रही है, तिब्बतन हिमालयंस के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वी नो कि अगर हम पंजाब की तरफ आए, हरियाणा की तरफ आए तो हमें वहां क्या नजर आता है? ग्रेट इंडियन प्लेन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो इसको मैं 4 भी मार्क कर रहा हूं। सो इट रन्स फॉर रफली 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड स्ट्रेचेस 250 to 320 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके फाइन, ये इसके इन्होंने एक्सटेंड दे दिया। सो इट हैज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स। सो ये भी वी नो दिस। सो दिस इज ऑल एनसीईआरटी व्हिच इज गोइंग ऑन कि कैसे फॉर्मेशन हुई इसकी। सेडिमेंट जो आए थे, रिवर्स लेके आए थे सेडिमेंट्स एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अपलिफ्टिंग ऑफ द हिमालय। सो वी नो दिस, रिवर्स कहां से सेडिमेंट्स ला रही है? हिमालय से। हिमालयस कैसे बने? अपलिफ्ट होके, फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो वहां से जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए तो यहां पर आगे उन्होंने क्या बनाए? प्लेन्स बनाए। रिवर अपने फ्लो के साथ लोड कैरी करता गया और उसके बाद एक टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा लोड छोड़ता भी गया एंड हमें वास्ट प्लेन्स क्या देखने को मिल रहे हैं? यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एज द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस डिसेंड द हिल्स, their velocity decreases and as a result they dump much of their denser and coarse sediment fraction along the foothills in a narrow porous thin strip called Bhabur, which is around 8 to 16 kilometers wide. So उसके बाद stream go underground in the Bhabur belt because of its porosity. The Terai belt is located south of the Bhabur. So यहाँ पर भाबर के बारे में बताया गया है, तराई बेल्ट के बारे में बताया गया है। सो अगेन टेलिंग यू, ये एनसीईआरटी ही हैं। योजना में एक्सक्लूसिवली क्या कवर किया गया है वो कुछ ऐसा नहीं है इस समय इस आर्टिकल में जो कि एनसीईआरटी में ना हो। सो यू कैन जस्ट गिव इट अ लुक, आप इसको देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। भाबर, तेराय, कंकर रीजन, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में हमने की हुई है। तो उसके बाद हमें क्या नजर आता है? सुंदरबन। सो रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लेडन विद द सेडिमेंट डिपॉजिट्स। देयर सेडिमेंट्स लोड विद द माउथ फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबन। सो सुंदरबन क्या है जी? लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रेजेंट्स अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो सुंदरबन में हमें क्या नजर आ रहे हैं? मैंग्रोव नजर आ रहे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या हेल्प करते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कितनी तबाही लेके आ रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। सो ये चीजें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। सो अभी तक हमने हिमालयस देखा, अभी तक हमने प्लेन्स देखा, अब हमने मैंग्रोव्स के बारे में बात की है। अब हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में देख लेते हैं। जो प्लेट्यू इट स्ट्रेचेस फ्रॉम अरावली रेंज, जो मैंने आपको बताया था कि अरावली रेंज क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। तो अरावली रेंज से वेस्टर्न साइड से एक्सटेंड होते हुए छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट की तरफ जाते एंड इट कंप्राइजेस इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया। कौन कौन से? विंध्यास नजर आते हैं आपको, यहाँ सतपुरा नजर आते हैं, महादेव, मैकाल, सरगुजा रेंज एज वेल एज द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट। ये जो सरगुजा रेंज है ये आप एनसीईआरटी में आपने नहीं देखी होगी सरगुजा रेंज। तो दिस सरगुजा रेंज इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि योजना में इसके बारे में बात की जा रही है। Is that fine? So then we have Eastern Ghats as well as Western Ghats. So if we talk about this,
तो दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट, यहाँ पर आपकी रेंजेस शुरू हो जाती हैं। दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दिस इज योर अरावलीज ओवर हियर एंड ये आपके कोस्ट है और यहाँ पर आपको क्या नजर आते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। तो ज्योग्राफी में आपने भी किया होगा, क्योंकि इफ यू आर लिसनिंग टू योजना, ऑफ कोर्स आप ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे होगे एनसीईआरटीज की, और उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। हम भी अपनी क्लासेस में कर रहे हैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन। सो हमारे बच्चे जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी नहीं लगाई है उनको घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज ज्योग्राफी में हम इसको डिटेल में बात करेंगे, और जिन्होंने लगा ली है उनके लिए इट्स अ रिवीजन। ओके, so most of the Gondwana coal deposits of India are found in the peninsular plateau. This is important. So abundant reserves of the limestone, which is the key raw material used in the cement industry, यहाँ मिल रहा है हमें। Deccan basalts of the peninsular plateau are being quarried at many places to be used as road material. तो हमें क्या नजर आ रहा है कि बेसाल्ट को कहाँ यूज किया जा रहा है, रोड मेटल में, और उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, लाइमस्टोन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट को रोड मेटल की तरह यूज किया जा रहा है एंड लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। सो लार्ज पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज कवर्ड विद फर्टाइल ब्लैक सॉइल। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात हो रही है, विच इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ओके, ये भी हमें फैक्ट पता है, बचपन में भी हमने देखा। चलो अब डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारे को इंडिया के वेस्ट साइड पे डेजर्ट मिलता है। अब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट, चाहे आप बात करें थार डेजर्ट की, चाहे आप बात करें सहारन डेजर्ट की, चाहे आप बात करें कैलिफोर्निया डेजर्ट की, ये सारे वेस्ट साइड पर हमें क्यों नजर आ रहे हैं? Why is it so कि they are situated on the west side of the continent? उसका कारण है कि ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है, और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ऑनशोर नहीं होती, ऑफशोर होती है। सो ऑनशोर वो ईस्टर्न साइड्स में होती है, तो ईस्टर्न साइड में बारिश करके वो वेस्ट साइड की तरफ आ जाती है, और वेस्ट साइड पर आते आते वो ड्राई हो जाती है। एज द कॉन्सिक्वेंस हमें जो डेजर्ट्स हैं सारे वेस्ट साइड पर मिलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में वेस्ट साइड पर बारिश नहीं अवेलेबल। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इट कंसिस्ट ऑफ सैंड ड्यून्स, रॉकी टेरेन, सॉल्ट फ्लैट्स, स्पार्स वेजिटेशन। एनीवे, दीज आर सम कॉमन थिंग्स। अब यहां देखते हैं द सैंड ड्यून्स आल्सो नोन एज भाखर। दिस इज इंपॉर्टेंट। शायद आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखर क्या चीज है, तो वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या कि ये सैंड ड्यून है, आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। सो ये ऐसी क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। एंड दे कैन रीच द हाइट ऑफ अप टू 150 मीटर एंड कॉन्स्टेंटली शिफ्ट विद द विंड। सो द रीजन इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स। ये वाला रीजन जो है इट इज रिच इन ऑयल रिजर्व्स एंड इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। कौन सा? बार्मर बेसिन। सो इस रीजन की बात हो रही है जी, जिस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर, दिस रीजन इज रिच इन ऑयल रिजर्व। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी इतनी एक्सटेंसिवली इसके बारे में बात नहीं कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि रीजन इज रिच इन ऑयल रिजर्व एंड इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑन शोर ऑयल फील्ड इन इंडिया, बार्मर बेसिन। रीजन also has one of the largest salt marshes in the world called Great Run of Kutch। ये तो चलो हमें पता ही है, salt marshes, run of Kutch। Kutch is one of the major salt producing districts in India। ठीक है बात ये। So this is a obvious fact। यहाँ पर obvious fact हमें दो चीजें जो obvious नहीं है वो ये है कि भाखर क्या चीज है, और उसके बाद the region is rich in oil reserves and is home to one of the largest onshore oil fields। So onshore oil fields called Barmer Basin कहाँ नजर आता है आपको? इसी रीजन में नजर आता है। Is that fine? Then we are going to talk about the Andaman and the Nicobar Islands। So 572 में से सिर्फ और सिर्फ 37 जो है वो inhabited है। Okay? So these islands are known for their pristine beaches। Anyway, not important for us। These island chains are mainly volcanic। Very important, very important, very very important। ये जो islands हैं ये वॉल्केनिक रीजन की है, विच आर फॉर्म्ड बाय द eruption ऑफ द लावा ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा। सो अभी बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें क्या पता लगा है कि ये क्या है? वॉल्केनिक रीजन है। वॉल्केनोस के फटने के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण ये आइलैंड्स हमें बने हुए नजर आ रहे हैं। तो बैरन आइलैंड इन द अंडमान एंड सी इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ये भी फैक्ट मिल जाएगा आपको। सो वॉल्केनिक रीजन है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप की बात नहीं हो रही है, अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एंड वहां में ये पता लगा कि बैरन आइलैंड जो है इन द अंडमान सी इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। बस इसके अलावा और कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। एपिसोडिक लावा फ्लोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईली रग्ड टेरेन। अगेन यू कैन इग्नोर दिस। आगे देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। सो 36 आइलैंड का आर्किपेलागो एंड इट इज मेनली कोरल आइलैंड। सो ये वॉल्केनिक नहीं है, ये क्या है? कोरल आइलैंड है। ओके, कोरल फॉर्मेशन आपने एनवायरमेंट में भी पढ़ा होगा कि कोरल आइलैंड्स कैसे बनते हैं, कोरल रीफ क्या होते हैं।
कैसे पॉलिप्स काम करते हैं, कैसे लैंड मास क्रिएट हो जाता है, कैसे बायोडाइवर्सिटी हमें वहां देखने को मिलती है। दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर कि दे आर मेनली कोरल आइलैंड विद यूनिक मरीन फ्लोरा एंड फौना। वो तो मिलेगा ही, जहां कोरल्स मिलेंगे आपको वहां यूनिक फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेगा ही। दैट्स इट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही था। सो लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम पीक्स टू वैलीज। नेक्स्ट, a holistic exploration of the western ghats. So western ghats very much important। western ghats के ऊपर ही आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी में, चाहे आप स्टेट बीसीएस की बात करो, चाहे आप यूपीएससी के बारे में बात करो। तो वेस्टर्न घाट्स कहां से कहां एक्सटेंड करते हैं, कौन कौन से स्टेट से पाए जाते हैं, इनका क्या नाम है, इनका क्या फीचर है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। तो आपको भी प्रीवियस ईयर को अपना साथी बनाना ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर गवर्नमेंट मैगजीन्स में वो चीजें आ रही हैं तो आप स्ट्रिक्टली समझ पाओगे हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूं कि हाँ जी ये चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है। तो कहां मिल रहे हैं आपको, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज अ नेचुरल वंडर ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये तो चलो रोमांटिसाइज किया गया चीजों को, हमें इतना जानना है कि वेस्टर्न घाट्स है व्हिच इज स्पैनिंग ओवर व्हाट 1600 किलोमीटर्स एंड कन्वर्जिंग एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 square kilometers. This ancient mountain range is not merely a geographical feature but a cradle of life harboring an astonishing array of flora and fauna, cultural diversity। कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, अभी इंपॉर्टेंट जो चीज होगी हम आगे देखेंगे। अब ये देखिए, सो वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से इसको क्या किया गया जी, रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसको ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता। अब एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, एक तरह से फोर्टिफिकेशन, एक तरह से स्टीप स्लोप, लॉन्ग क्लिफ भी आप बोल सकते हैं। सो इसको इंडिया के सेंस में ऐसे रेफर किया गया। सो एक तरह से कासल जैसे होता है। सो ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो होल्डिंग क्या, द प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और क्या क्या चीज आती है इंडिया में से, वो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। नई चीज हमें क्या देखने को मिली, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया। एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट। देन वेस्टर्न घाट्स रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा गया। सो तीन चीजें, एस्कार्पमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हॉटस्पॉट क्यों बोला जा रहा है, यहां पर आपको वाइड वैरायटीज मिलेंगी फ्लोरा एंड फौना की, जो कि एंडेमिक है, मतलब इसी रीजन में पाई जाती हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है समझने वाली, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, मतलब अभी तो मैंने 4 लाइनें पढ़ी है, 4 लाइनों में से 3 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल गए जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस्कार्पमेंट, देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आगे देखो, द वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज सह्याद्रीज, अगेन इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया सह्याद्री के ऊपर। सो ये सह्याद्री इसको ही बोला जाता है। माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम द लैटिट्यूड एक्सटेंड ऑफ 8 डिग्री टू 22 डिग्री नॉर्थ। सो 8 डिग्री टू 22 डिग्री ऊपर तक। सो अगर हम साउथ से बात करें तो 8 डिग्री से 22 डिग्री नॉर्थ तक हमें ये एक्सटेंशन देखने को मिलती है, फ्रॉम द रिवर तापी इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो यहां से तापी रिवर इन द नॉर्थ। अगेन इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा, भूलना नहीं है, चाहे अपने नोट्स में ऐड कर दो, तापी इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। सो इट एनकम्पासेस रीजन्स इन 6 स्टेट्स। अगेन इंपॉर्टेंट, 6 स्टेट्स में से आपको ये नजर आएंगे कौन कौन से। गुजरात, तो आपको अक्सर लगेगा यार महाराष्ट्र तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए, बट नहीं, गुजरात को भी टच कर रहा है। सो गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु, बाकी तो सारे आपको नजर आ रहे हैं। एंड वन यूनियन टेरिटरी विच इज दादरा एंड नगर हवेली। सो ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि इसकी आप कोई भी चीज को मिस नहीं कर सकते। अब देखते हैं टोपोग्राफी एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। सो वेस्टर्न घाट्स होल्ड सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेवरल पर्सपेक्टिव। छोड़ो इसको, ये देखते हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयाज। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स हिमालय से भी क्या है, ओल्ड है। सो वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयाज एंड होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एन एवोल्यूशनरी इकोटोन प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ बोथ आउट ऑफ अफ्रीका एंड आउट ऑफ इंडिया हाइपोथेसिस। तो कहने का मकसद क्या है कि एविडेंस हमें मिलता है एवोल्यूशनरी इकोटोन प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर बोथ आउट ऑफ अफ्रीका एंड आउट ऑफ इंडिया हाइपोथेसिस। मतलब अब कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से पेंजिया टूटता हुआ नजर आया, यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट कैसे टूटता हुआ नजर आया हमें, और क्या क्या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगे, कौन सी प्लेट्स किसकी तरफ मूव की, कैसे आज जो हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं वैसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है आउट ऑफ अफ्रीका एंड आउट ऑफ इंडिया हाइपोथेसिस देखने को मिलता है व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न घाट्स। सो दे आर ओल्डर देन द हिमालयाज। यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें इतना समय लगाया। कोई भी चीज ऐसी इसमें से मिस मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
ज्योग्राफी के लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। So these mountains took shape millions of years ago during the collision of the Indian subcontinent plate, Eurasian plate. So again ये भी collision के करके ही बने, again important, Indian subcontinent plate with Eurasian plate। क्या बोला मैंने? Indian subcontinent plate की जो collision हुई with Eurasian plate, जैसे कि हिमालयस बने थे, और उसके बाद as a result of this collision the land was thrust upward giving rise to the majestic mountains of the Western Ghats। So हमें Western Ghats वहां देखने को मिले इस सेंस में। So mountains hold significant importance in the Indian landscape, serving as vital habitats for diverse plant and animal species। This we know, तो यहाँ पर ज्यादा और टाइम लगा रहे। अब अगेन ये इंपॉर्टेंट, अन्नामुडी located in Kerala is the highest peak in the Western Ghats। This is important। अब Western Ghats को हम 3 प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना गाइस क्या, कि इस बार जो योजना आई है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इंडिया की जनरल फिजियोग्राफी, देन पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट्स, देन ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करें, सुंदरबंस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मार्क्स दिलवाएंगी। बिलीव मी, इस योजना को लाइटली मत लीजिएगा। तो नदर्न घाट्स 3 पार्ट्स है, सेंट्रल घाट्स, नदर्न घाट्स एंड सर्दर्न घाट्स। So area extent Gujarat to Maharashtra, okay, and it represents the lowest and the least rugged section of the Western Ghats। तो lowest and least rugged section कहाँ मिल रहा है? Northern Ghats में। Then Central Ghats, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? They extend from Karnataka to Kerala and represent the highest and the most rugged section। तो यहाँ पर highest and the most rugged section देखने को मिल रहा है Western Ghats का। तो Western Ghats रफली आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो dominant vegetation of the Western Ghats यहाँ पर चार्ट दिया गया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं ये आप याद कर लीजिएगा। इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर चाहोगे भी तो याद नहीं हो पाएगा कि डोमिनेंट फ्लोरा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस कि हमें मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिलते हैं, ड्राई डेसिडस भी मिलते हैं, हमें स्क्रब भी मिलते हैं, शोलास, दीज आर इंपॉर्टेंट, ग्रासलैंड भी मिलते हैं, माउंटेन ग्रासलैंड, स्पीड बॉग। अब इन चीजों को बस आप याद रखिएगा, बाकी इसको आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज दैट। बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो 4000 वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज ऑफ विच 1500 वर एंडेमिक, मतलब वहीं पाए जाने वाले, अकाउंटिंग फॉर 37% ऑफ द टोटल। सो 37.5% ऑफ द टोटल हमें जो वहां पर स्पीशीज मिले, प्लांट स्पीशीज, वो क्या थे? एंडेमिक, मतलब उसी जगह पर पाए जाने वाले। और इसके बाद स्पेसिफिकली नियरली 650 ट्री स्पीशीज आइडेंटिफाइड इन वेस्टर्न घाट, 54% ऐसे थे विच आर फाउंड नोवेयर एल्स, जो कहीं और मिल भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर मिल सकते हैं। सो एनीवे यू कैन जस्ट गिव इट अ रीड। यहाँ पर कुछ आपको खुद से इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, तो मैं तो एनीवे आपको करवा ही रहा हूँ। अब एम्फीबियंस, नियरली 80% ऑफ द एम्फीबियन स्पीशीज इन द वेस्टर्न घाट्स आर एंडेमिक, वहीं पर पाए जाने वाले। तो टर्म आरोग्य पक्ष literally refers to the green that gives strength. So the Kani tribe is aware of the plant's anti-fatigue benefits and consumes it during long treks in the Western Ghats. Okay, it has found that the plant possesses anti-stress and immune-boosting characteristics and can aid in improving endurance, combating tumors, and enhancing cellular immunity. This is something very much important. So Kani tribe कहाँ मिल रहे हैं आपको? Living in Agastyamalai hills of the Western Ghats in Kerala. अब ये किसको यूज कर रहे हैं? आरोग्य पक्ष, इस प्लांट को यूज कर रहे हैं सिंस 1980s। ये कनी ट्राइब इंपॉर्टेंट, कनी ट्राइब कहां मिल रहा है आपको? इंडिजिनियस कम्युनिटी लिविंग इन अगस्त्यमलाई हिल्स। अगस्त्यमलाई हिल्स कहां है? वेस्टर्न घाट्स। कहां पर? वेस्टर्न घाट्स में, केरला में। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर गाइस? यहां पर देखो पिक्चर में दिखाया भी गया है अबाउट आरोग्य पक्ष। So this is the herb. So indigenous people, Western Ghats, Gujarat में, Valsad district में, they still use a large range of herbal medicine prescribed by traditional practitioners known as locally as Bhagats। अब आपको पूछा जाता है भगत्स क्या थे? When it comes to medicinal practices, तो वहां पर भगत्स किस टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता था? In the treatment of various human and veterinary diseases, दोनों में, veterinary भी और human diseases में भी। So Soligas have been residing in a wildlife reserve in the Biligiri hills of Karnataka among tigers and elephants for the centuries। So narratives and principles of this group are valuable for rethinking conservation practices। Soligas क्या कहते थे? So again tribes के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो Soligas have learned to live peacefully with the wildlife by using traditional methods passed down through the generation। So they can tell us कि कब रेन होगी, बर्ड्स को सुनने से, वॉच करने से, उनकी मूवमेंट देखने से they can predict कि कब बारिश होने वाली है। उनको ये भी पता है कि कब एलिफेंट्स आ रहे हैं, कब टाइगर्स आ रहे हैं, कैसे मूवमेंट करनी है। सो दे हैव लिव्ड वेरी वेल विद द नेचर, तो दे कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट। तो ये कौन है जी? सोलिगास। अगेन इंपॉर्टेंट, सोलिगास इंपॉर्टेंट, भगत इंपॉर्टेंट, एंड यहां पर मैंने आपको बताया कनी ट्राइब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो नोट कर लीजिएगा चाहे आप अपने पास, यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। अब ये सेक्रेड ग्रोव्स क्या चीज है? पहली बात तो सेक्रेड हमें पता है कि सेक्रेड क्या चीज होती है, मतलब जिसको पूजनीय माना जाता, जिसको होली माना जाता, जिसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस दी जाती है, सेक्रेड। जैसे हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स सेक्रेड है,
वैसे ही सेक्रेड ग्रोव्स अब क्या है, या तो ट्री होगा एक, या पैच ऑफ फॉरेस्ट होगा, या पैच ऑफ ट्रीज होंगे। सो व्हाट इट इज, सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल फॉरेस्ट पैचेस जिनको लोकल्स क्या करते हैं, कंजर्व करते। सो सेक्रेड ग्रोव्स आर स्मॉल फॉरेस्ट पैचेस कंजर्व्ड बाय लोकल पीपल थ्रू रिलीजियस बिलीफ्स, ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स एंड टाबूज। तो कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स एंड टाबूज, and are repositories of many threatened species, popularly called living biological heritage sites as they contain rich diversity। मैंने भी समझाया आपको, यहां भी दिया गया है कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या होगा, पैच ऑफ फॉरेस्ट होगा, स्मॉल फॉरेस्ट, उसको प्रिजर्व किया जाता है लोकल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो उसको सेक्रेड मानते हैं, होली मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, और वहां पर आपको काफी ज्यादा स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं जो एक्चुअली में थ्रेटेंड होंगी। तो धार्मिक एंगल से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ट्रेडिशनल एंगल से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और उसको जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर बाय चांस की बात है कि आपको क्या नजर आ रहा है, कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज नजर आ रही है जो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है, एंड दे पॉपुलरली कॉल्ड एज लिविंग बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। सो व्हाट आर सेक्रेड ग्रोव्स? नंबर 1 स्टेटमेंट, दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज द living biological heritage sites. They are referred to as living biological heritage sites. Why? Because they contain rich diversity. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट्स में, प्रॉब्लम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। ओके, सो दे हैव डिफरेंट वर्नाकुलर नेम्स इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। फॉर एग्जांपल इन सिक्किम पॉपुलरली नोन एज गुम्पास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सिक्किम में इनको किस नाम से जाना जाता है, सेक्रेड ग्रोव्स को। केरला में किस नाम से जाना जाता है, केव के नाम से, KAVE। देन औरांज राजस्थान में इनको जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनको पवित्र वनालू के नाम से जाना जाता है, रक्षिता वनालू या देवता वनालू। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं, और क्या इनके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सेक्रेड, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो IAS का एग्जाम है, एंड फॉरेस्ट एग्जाम, दोनों का प्रॉब्लम्स इकट्ठे होता है। सिंस दोनों का प्रॉब्लम इकट्ठे होता है तो एनवायरमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, मॉड्यूल के ऊपर, और एनवायरमेंटल मॉड्यूल में ये प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी हमने बात की, चाहे वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात की हमने, चाहे सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में बात की, एंड मोर ओवर गवर्नमेंट की मैगजीन में भी इसके बारे में बात की जा रही है, मोर ओवर NCERT में भी बात है, मोर ओवर सिलेबस का भी पार्ट है। क्वेश्चन आए ना आए, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चीज समझ के रखिए। तो इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे, कोई XYZ मैगजीन में कुछ भी दिया गया होगा उसको पढ़ेंगे। तो इन चीज को समझने की आप कोशिश कीजिए। तो टाइप्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, टेंपल ग्रोव्स, ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रोव्स, आप इनकी डिटेल खुद देख लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के, तो हम ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। रिलीजियस ग्रोव्स, आइलैंड ग्रोव्स, ये टाइप्स हैं। बरियल, क्रिमेशनल, मेमोरियल ग्रोव्स, इज दैट फाइन? सो कितने टाइप्स के ग्रोव्स हैं यहाँ सारे लिखे गए हैं, वहां पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है, क्या मिल रहा है, कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन्ड है। सो दिस इज फॉर यू टू रीड, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको। सिग्निफिकेंस क्या सेक्रेड ग्रोव्स की, अगेन जनरल चीजें, ट्रेडिशनल नॉलेज मिलती है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट। सो वेरी जनरल। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तब भी अगर पेपर में आता है तो आप बता सकते हैं सेक्रेड ग्रोव की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या, प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम को, हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज रखता है, हाँ जी ठीक है ना, ये बेसिक चीजें। अब मैंने आपको क्या बोला था, लोकल नेम। देखो स्पेशली यहां दिया गया है कि लोकल नेम्स क्या हैं, कौन से सेक्रेड ग्रोव को कौन सी स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में हमने क्या देखा, पवित्र वनलू, अरुणाचल प्रदेश में गुम्पा फॉरेस्ट, असम में थान, बिहार में सरनास, छत्तीसगढ़ में सरना, देवलास, मंडर, बुद्धदेव, गोवा में देवराय पन। सो ये सारे आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। ओके, अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी heritage site. So biodiversity heritage site is a unique conservation approach recognized under section 37 of the Biological Diversity Act 2002. So ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, Biological Diversity Act, क्योंकि लॉ बना है, लॉ के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफर की जा रही है, लॉ के अकॉर्डिंग ही कंजर्वेशन अप्रोच है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नाम दिया जा रहा है। It's a unique conservation approach recognized under section 37(1) of the Biological Diversity Act. The state government may from time to time in consultation with the local bodies notify in the official gazette of the area of biodiversity importance and diversity heritage sites. So biodiversity heritage sites में हम क्या बात कर रहे हैं, Biological Diversity Act 2002, और उसके तहत बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया जाता है। टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट करती है, from time to time in consultation with the local bodies. This is important. तो जो sites unique हैं, ecologically fragile हैं, terrestrial, coastal, inland, water and marine have rich biodiversity comprising of any one of the following components. कौन सी? Richness of wild as well as domesticated species of intraspecific categories. High endemism मतलब वहीं पर मिलने वाला,
presence of rare and threatened species, keystone species, species of evolutionary significance। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया दिया गया कि किसी भी एरिया को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के क्लासिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज करनी पड़ती है, यहां पर ये मेंशन किया गया। सो फार 44 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैव बीन नोटिफाइड बाय 16 स्टेट्स। अब देखिए सेक्शन 37 क्या कहता है। ये वही सेक्शन है जो हमने ऊपर बात की है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 37 द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज मे नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट क्या एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज sites। So again, under subsection 2 of the section 37, the state government in consultation with the central government may frame rules for management and conservation of biological heritage sites। So again, state governments in consultation with the central government। So notify करेगी किसके साथ मिलके? लोकल बॉडीज के साथ मिलके, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद रूल्स फ्रेम करेगी कि कैसे इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो लोकल से पूछ के उसको नोटिफाई कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके उसके लिए रूल्स ड्राफ्ट कर देगी कैसे उसको मैनेज करना है। आगे सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल फ्रेम स्कीम्स फॉर कंपनसेटिंग और रिहैबिलिटेटिंग एनी पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल इकोनॉमिकली अफेक्टेड बाय सच नोटिफिकेशन। अब किसी एरिया को आपने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, किसी पर्टिकुलर एरिया को, उसको डिक्लेयर करने के बाद अगर वहां पर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी पर्सन का, सेक्शन ऑफ पीपल का, तब उसको इकोनॉमिकली इफेक्टेड सच पर्सन, मतलब जो इकोनॉमिकली इफेक्टेड हो गए हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए स्कीम्स भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का पिवटल रोल है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, रॉन्ग। फिर आपको बोल दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी रिहैबिलिटेशन की बात करेगी, रॉन्ग, इट इज द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, आपको बोल दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, रॉन्ग, स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है। क्यों? अब आप कहोगे सर ये एनवायरमेंट के मॉड्यूल में नहीं आता, आता है, लेकिन वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कितनी नहीं है आपको नहीं पता लगती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। अब सिंस ये गवर्नमेंट मैगजीन में कवर हो रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होगा ना, अदरवाइज तो आप कितना ही याद करते रहोगे। लेकिन जिसके लिए आप प्रोबेबल हो कि हाँ क्वेश्चन आ सकता है, श्योर हो थोड़ा सा, तो उसको आप याद कर लोगे। समझे तैयारी करने का तरीका कि कैसे की जाती है। सो कंसीडरिंग द अबव प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इशूज गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके लिए आप डिटेल भी देख सकते हो कि अथॉरिटी क्या है, कैसे एस्टैब्लिश हुई है। इसके लिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इज दैट फाइन? सो हेरिटेज ट्रीज देखते हैं। हेरिटेज ट्रीज आर स्पेशल ट्रीज दैट आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ कल्चरल, इकोलॉजिकल वैल्यू एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। द ट्रीज आर often the oldest living things in the community and providing habitat for wildlife based on the ecological, social, cultural significance, alternative livelihood opportunities and conservation efforts on region. Some case studies were conducted। वो case studies क्या हैं? नॉट मतलब आप देख सकते हो वेस्टर्न हिमालयस में देवेथन्स इन सिक्किम, सेक्रेड एंड प्रोटेक्टेड ग्रुव्स इन आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली हेरिटेज ट्रीज के बारे में बात हो रही है। हेरिटेज ट्रीज आर स्पेशल ट्रीज जिनको कंसिडर किया जाता है कि उनकी कल्चरल, इकोलॉजिकल एंड वैल्यू एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बस इतना याद रखो। इज दैट फाइन? तो सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन लीगली प्रोटेक्टेड अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट एक्ट। सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर। नो, सेक्रेड ग्रोव्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कम्युनिटी रिजर्व्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो कितना ऑब्वियस लगेगा आपको कि बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बट नहीं, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इज दैट फाइन? तो बाकी व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग? हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, देन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का आ जाना वहां पर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्सेट्रा। तो लेजिस्लेशंस देखते हैं। अगेन जो इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, मेंस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 to see Wildlife Protection Amendment Act 2002, Biological Diversity Act 2002, Biological Diversity Amendment Act 2023, again important। अब constitutional provisions यहां पर आपको नजर आएगा, Article 25 of the Fundamental Right, 48A Directive Principles of the State Policy, 51A which is a fundamental duty on every citizen to protect and improve the environment and to have compassion for living creatures। Again तो तीनों चीजों में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो ये देखो ऐसे अगर आप आंसर अपना लिख के आओगे ना मेंस में, तो यू गोइंग टू फेच good marks। Is that fine? Is that clear guys? So guys, I know this video is getting little longer, but
क्या करें, इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मुझे आपको हर जगह कुछ ना कुछ बताना पड़ रहा है। वी नॉट इन रश, वी नॉट इन हरी। आप चाहे पार्ट्स में देखना, बट मैं वन गो में आपको ये रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप नाम देख सकते हैं इनका, जैसे मैंने बताया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 टू इंप्लीमेंट इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट मींस क्रिएटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सम लॉ। देन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। सो ये चीजें आप खुद बैठ के देख सकते हैं कि कैसे चीजें हो रही है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो एनवायरमेंट को हेल्प करती है, देन यूनेस्को, देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, देन वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, देन कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस इज आल्सो समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले भी डिस्कस की मैंने आपके साथ, कि सेक्रेड ग्रुव्स को लीगली प्रोटेक्शन मिली है किसके अंडर, अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स, किसके अंडर, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी और एक्ट के अंदर मत डाल दीजिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर मत डालना, किसी भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर मत डालना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 वेरी मच इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। सो दैट वाज फॉर सेक्रेड ग्रुप्स व्हिच वाज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब हम आगे बात करेंगे ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू इकोनॉमी का लिटिल मीनिंग रिलेटेड टू द वाटर। सो वाटर से रिलेटेड इकोनॉमी के बारे में यहां बात की जा रही है। तो इट्स इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज। सो ओशन रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें अच्छे से पता है कि सी फूड कितना ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए, लेकिन यूज भी तो ऐसे हो कि वो भी सस्टेन करें। This is something which is very much important. So blue economy is defined as the sustainable development of ocean resources. Sustainable development of ocean resources किस लिए? For economic growth, improved livelihoods and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem. Basically, आप exploit कीजिए resources को, ocean resources को, but in a manner कि ocean की health या ocean के ecosystem को कोई फर्क ना पड़े, उसका नुकसान ना हो। दैट इज व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि देखो ओशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज इनहेल्ड। कार्बन साइकिल में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अच्छे से पता होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ओशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज भी ओशंस जो हैं बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन को ट्रैप करने का, इन द सेंस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए। सो आधी से आधी ऑक्सीजन तो हमारी जो अवेल करवाई जा रही है हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ द ओशंस। अमेज़न को भी क्या बोला जाता है? लंग्स, धरती के लंग्स। लेकिन ओशंस को शायद आपको ना पता हो, ओशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कार्बन साइकिल में। सो विद एटलीस्ट 3 to 5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी derived फ्रॉम द ओशन, द ब्लू इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस हैज ग्रेट पोटेंशियल टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एनीवे, यहां इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। हम देखते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो ब्लू इकोनॉमी जो है वो इमर्ज करी एंड सीक्स टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो while at the same time preserving marine and coastal areas from exploitation, यही तो ब्लू इकोनॉमी है कि आप अपनी इकोनॉमी को किक दो, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, बट इन अ मैनर के उसको हार्म ना हो, उसको हर्ट ना हो, उसको प्रिजर्व करके सस्टेनेबल यूज करके। तो इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7500 किलोमीटर्स। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? मोर देन 7500 किलोमीटर। ये हमने पहले लेसन में देखा था आज की क्लास में। ओके, an exclusive economic zone of more than 2.2 million square kilometers. So 9 of the Indian states have access to the coastline. ये कौन कौन से स्टेट्स है जिनको एक्सेस है कोस्ट लाइन, वो भी आपको चेक करने हैं। इंडिया कंप्राइजेस 200 पोर्ट्स, जिसमें से 12 मेजर पोर्ट्स है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड हाईएस्ट बीइंग द मोरमुगांव पोर्ट लोकेटेड इन द गोवा, so which handled 62.6% of the total traffic. So again, this is important, very important point. So India is the second largest fish producing nation in the world and has a fleet of 250,000 fishing boats. So anyway, again, ये fact सिर्फ important that India is the second largest fish producing nation. So India's blue economy accounts for roughly 4% of the GDP. आगे देखते हैं। So majority of the FDI inflows into India are concentrated in the service sector. Majority of the FDI flows in India कहाँ concentrated है? Service sector में। क्यों? क्योंकि ट्रेडेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ट्रांसपोर्ट ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। मैंने यहां क्यों ही मेंशन किया? बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन कि मेजॉरिटी ऑफ द एफडीआई इनफ्लोज आर इन सर्विस सेक्टर। ये आप याद रखिएगा।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी किसने दिया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गंटर पॉली इन 2010 बुक द ब्लू इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर ब्लू इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो गंटर पॉली के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, स्टेटमेंट मिल सकती है। According to World Bank, the blue economy is defined as the sustainable development of ocean resources for economic growth. So that's it. Sustainable development of ocean resources for economic growth. Common यही तो हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं। Improved livelihood, jobs while preserving the health of the ocean ecosystem. यही हमने देखा। So blue economy emphasizes the integration of the development of the ocean economy with social inclusion and environmental sustainability. Again, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, यही चीज चलती जा रही है कि अभी तक हमें कुछ और नहीं मिला, जो फैक्ट्स मिले वो मैंने आपको बता दिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड करता है, फिशरीज इंक्लूड करता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपके लिए। तो द कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफ द इंडियन कॉन्ग्रीगेट एन एक्सटेंसिव वैरायटी ऑफ टेरिजीनियस, बायोजीनियस एंड होमोजीनियस मिनरल डिपॉजिट्स। सो एनीवे, कौन से डिपॉजिट्स के बारे में बात करें? मिनरल डिपॉजिट्स, हेवी मिनरल्स कौन से? इल्मेनाइट, बहुत जरूरी है गाइस, मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन and rutile were reported from the beaches of the Indian coastal regions. Then also marine gypsum is found in the salt pans during the processing of common salt in the coastal regions of Gujarat and Tamil Nadu. Okay, so ये आप पढ़ लीजिएगा, हेल्प करेगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। Seabeds are the major source of the hydrocarbons, ठीक है। India has 26 sedimentary basins spread across so and so area. Of total sedimentary area, जहां पर हमें ये मिल रहा है 49% is located inland and 12% in shallow water with a depth to 400 meters and 39% हमें deep water area में मिल रहा है। 12% shallow waters में and 39% deep waters में, जो exclusive economic zone तक जाते हैं। and hydrocarbons कहाँ मिलते हैं? Seabeds are major source of hydrocarbons. Again ये ports, shipping and marine tourism you can read on your own. यहाँ पर sustainable development goals के बारे में बात की गई है कि कैसे sustainable development goals डिपेंड करते हैं ओशन की सस्टेनेबिलिटी पे। ओके, सो इन जनरल बात की गई है, आप उसको भी पढ़ लेना। सी दिस नाउ, व्हाट इज ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क? सो इट्स अ टू फ्रेमवर्क, ओशन अकाउंट्स एंड एमएसपी। तो यहां पर जो एमएसपी के बारे में बात हो रही है वो क्या है? इट इज एक्चुअली मरीन स्पेशल प्लानिंग, मतलब प्लानिंग ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, प्लानिंग ऑफ द स्पेसेस, दैट इज व्हाट इज दे टॉकिंग अबाउट। देन दे आर टॉकिंग अबाउट द ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क। सो इट्स अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क designed किस लिए? टू एनहांस द कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड कोहेरेंस ऑफ द ओशन रिलेटेड मैप्स, डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इंडिकेटर्स अक्रॉस सोशल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डोमेन्स। ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क क्या कर रहा है? एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है डिजाइन टू एनहांस द क्या? कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड कोहेरेंस ऑफ ओशन रिलेटेड मैप्स। सो ओशन रिलेटेड मैप्स को कंपेयर करना, कंसिस्टेंसी देखना, कोहेरेंस देखना, डेटा देखना, स्टैटिस्टिक्स को समझना, दैट इज व्हाट इज ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क इन शॉर्ट। तो ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क, ओशन से रिलेटेड चीजों को स्टडी करना एंड मैपिंग देखना, ठीक है। दैट इज व्हाट इज ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क के ऊपर। वी कैन स्पेकुलेट दिस कि 2024 के प्रीलिम्स में यू कैन सी अ क्वेश्चन ओवर ओशन अकाउंट्स फ्रेमवर्क। देन नेक्स्ट यू हैव रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स प्लेस, ये हमें पता है एनीवे, ये सारी चीजों में रामसर साइट्स के बारे में पता है। 1971 में हमें पता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हुई थी। कहां हुई थी? स्मॉल ईरानियन टाउन जिसको हम बोलते हैं रामसर। तो तब से इसको नाम क्या दे दिया है? रामसर कन्वेंशन का इसको नाम दे दिया गया। रामसर कन्वेंशन ब्रॉडली एम्स टू होल्ड द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स के लॉस को रोकने की बात की जा रही है। अब वेटलैंड होते क्या हैं? इन शॉर्ट, जहां पर अभी आपको पानी इकट्ठा हुआ नजर आए उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स बोल देते हैं। प्रोवाइडेड वहां पर आपको कुछ इकोसिस्टम देखने को मिले, कुछ बर्ड्स देखने को मिले जो वहां आ रहे हो, जा रहे हो। अब वेटलैंड्स के पर्सपेक्टिव से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको याद भी करनी है। तो अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड हैबिटेट टाइप्स रेंजिंग फ्रॉम रिवर टू कोरल रीफ्स कैन बी क्लासिफाइड एज द वेटलैंड्स। कहां से? रिवर्स टू कोरल रीफ्स। रिवर्स भी, कोरल रीफ्स भी, इनको हम क्या बोल सकते हैं? वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स इंक्लूड क्या करते हैं? स्वैम्स, मार्शेस, बिलबॉन्ग, लेक, सॉल्ट मार्शेस। तो ये आपके लिए लर्न करने वाली बात है, मेरे यहां बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वाटर पे स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है। इंक्लूड इनलैंड रिवर्स एंड कोस्टल्स ऑफ मरीन वाटर टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स ऑफ एट लो टाइड। देयर इवन अंडरग्राउंड वेटलैंड्स, अगेन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरग्राउंड वेटलैंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको।
Even underground wetlands, the Ramsar Convention encourages the designation of sites containing representative, rare or unique wetlands. Once designated, these sites are added to the convention's list of wetlands on international importance and become Ramsar sites. यहाँ पर वो चीजें करेंगे जो आपको वहां नहीं मिली होंगी, जैसे कि हमने यहाँ बात की है कि अंडरग्राउंड वेटलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो क्राइटेरियाज देखते हैं। वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट कंटेन्स व्हाट? Representative, rare or unique example of natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region. तो क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस सब माना जाएगा इफ इट कंटेन द रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक एग्जांपल, representative, rare or unique example of natural or near natural wetland type. Then second चीज, if it supports vulnerable, endangered or critically endangered species, again important, ये important है क्राइटेरियाज, ठीक है। Then wetland should be considered internationally important if it supports population of what? Plants, animal species important for maintaining the biological diversity of a particular geographic region, again important। तब उसको डिक्लेयर करेंगे अगर वहां की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अहम रोल प्ले कर रहा है। Then if it supports plants or animal species at a critical stage in life cycles or provides refuge during adverse condition, तो अगर प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को। देन अगर वो 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स को क्या कर रहा है? सस्टेन कर रहा है, तब भी उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस के कारण क्या होता है? ये सारी कंडीशंस के कारण हम क्या कर सकते हैं? वेटलैंड को क्लासिफाई करवा सकते हैं। तो वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज और सब स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स। सो वाटर बर्ड्स को बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इज दैट क्लियर? सो ये क्राइटेरिया आप देख लेना। अब देखते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया जनवरी 2024 तक। जम्मू कश्मीर ओकेरा वेटलैंड्स, हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो लद्दाख में देखेंगे तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये वेटलैंड्स की सारी लिस्ट है। जम्मू कश्मीर में क्या मिल रहा है, लद्दाख में क्या मिल रहा है, अदर वेटलैंड्स भी जैसे सुरनसार, मानसर लेक, वुलर लेक। मानसर लेक जाओगे फिशेज आपको नजर आएंगी, बहुत अच्छा नजारा आपको देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश, देन लद्दाख रीजन में कौन कौन से मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, ये आप रीड कर लीजिएगा कि कौन से वेटलैंड कहां मिल रहे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार आपको वेटलैंड में कुछ देखने को मिलेगा, कोई पर्टिकुलर रिवर जा रही है, कोई अलग सा ट्रेट नजर आ रहा है, तो वो आपको यहां मिल जाएगा। तो आपको याद करना है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब आपको याद करने वाली चीज है, आपके याद करने वाली चीज है। मेरे यहां बोलने वाली चीज ये नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट बी फॉरगेटिंग दिस। जैसे मणिपुर में thick floating mats of weeds covered with soil are a characteristic feature of this wetland. लोकटक लेक, अगेन यही चीजें तो आपको पेपर में पूछी जाती हैं। अब आंध्र प्रदेश कोलेरू लेक के बारे में बात करें, 2 मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे असम में दीपोर बील। बील क्या है? बील इज अ स्टेजिंग साइट ऑन migratory flyways and some of the largest concentration of aquatic birds in Assam can be seen especially in winters. So बील आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, सुंदरबन बायोस्फीयर। रामसर को कर लेना, साइट कौन सी कहां मिल रही है, क्या किसका फीचर है इंपॉर्टेंट, उसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके, नाउ सुंदरबन बायोस्फीयर। तो सुंदरबन क्या है जी? लार्जेस्ट डेल्टा है इन द वर्ल्ड consisting of 10,200 square kilometers of the mangrove forest. So 10,200 square kilometer आपको याद रहे, ठीक है, नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं। अब एक्सटेंड का हो रहा है, इंडिया एंड बांग्लादेश तक एक्सटेंड हो रहा है, एंड ऑल्सो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या है जी? लार्जेस्ट डेल्टा भी है और लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आपको यहां नजर आते हैं। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द सुंदरबन रीजन इन इंडिया। ओके, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, द इंडियन सुंदरबन इज बाउंड ऑन द वेस्ट बाय द रिवर Muri Ganga and on the east by the river Harinbhanga and Raimangal. Very important fact. इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको प्रीलिम्स में। The other major rivers flowing through this ecosystem are Saptamukhi, Thakuran, Matla and Gosaba. इंपॉर्टेंट जी, आप समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं? तो कैसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे? ऐसे ही पूछे जाएंगे। सिंस ये गवर्नमेंट मैगजीन में भी आ गया तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989 थ्रू अ नोटिफिकेशन टू एस्टैब्लिश अ फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ कंजर्वेशन। एनीवे जनरल रीड है तो आपको देख लीजिएगा, डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में। Sundarban Biosphere Reserve has also been included as the second biosphere reserve from India, other than Nilgiri Biosphere Reserve, in the global network of biosphere reserves since November 2001. So ये याद रखिएगा, Sundarban Biosphere Reserve
को इंक्लूड किया गया द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया अदर देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कहां पर? इन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में सुंदरबन को इंक्लूड किया गया द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व अदर देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इज दैट क्लियर गाइस? तो सुंदरबन नेशनल पार्क forming the core area of Sundarban Tiger Reserve received recognition as World Heritage Site by UNESCO 1987. So facts हैं, facts को आप याद कर लीजिएगा। सुंदरबन is the only mangrove forest in the world that is home to tigers. Very important. Sundarban is the only mangrove forest in the world that is home of tigers. So Tiger Reserve has the highest tiger population in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन आपको यहीं देखने को मिलती है। You can very well see this tiger. ठीक है जी। तो सुंदरबन साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है इन द सेंस के बचाता है। सुंदरबन डेल्टा इज लार्जेस्ट प्रोग्रेडिंग डेल्टा ऑन द ग्लोब। देन सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट इज द सिंगल लार्जेस्ट होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। ये हमने अभी देख लिया फैक्ट। 6 स्पीशीज ऑफ शार्क्स रे व्हिच आर फाउंड हियर आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में हमें नजर आता है बिकॉज शेड्यूल 1 मतलब प्रोटेक्शन मिल रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। शेड्यूल 1 में ऐड किया गया 6 स्पीशीज ऑफ शार्क्स एंड रे। तो यहां पर ये भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, सो व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो इज दैट फाइन गाइस? सो दिस वाज ऑल फॉर द योजना। आई होप आपको योजना समझ आई। आई होप जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो क्वेश्चन आए ना आए आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप करके जाइए बिकॉज हाईली इंपॉर्टेंट चीजें, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली क्लास में फिर एक योजना लेके। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।